हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, रिटन बाय जेम्स कर्कब। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। रिमेंबर, नो men आर strange, नो countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो चलिए हम लोग दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। जेम्स कर्कप begins the poem with the idea of universality. मीन्स इस पोएम की शुरुआत वो एक यूनिवर्सलिटी के साथ करते हैं। यूनिवर्सलिटी क्या होता है कि सबको एज अ कॉमन लेकर वो चल रहे हैं। मतलब ये मैसेज जो है यूनिवर्सल है, मतलब जो सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है। He goes on to describe that we should not forget that no one is a stranger. वो कहते हैं हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान जो है एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई भी कंट्री दूसरे के लिए कोई भी देश दूसरे के लिए वो विदेश नहीं है। He says that we will feel every country as our own land when there will be no borders. ऐसा लाइन कहकर वो शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग बॉर्डर्स को रिमूव कर दें पूरे वर्ल्ड से तो हर कंट्री को हम लोग अपना फील करेंगे। देन एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड, हर इंसान फ्री होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। He further adds that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. जैसा कि आप देखेंगे सेकेंड लाइन कहा गया, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सोल्जर्स जो है अलग अलग जरूर पहनते होंगे। जैसा कि आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के सोल्जर्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं। बट वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म्स डिफरेंट जरूर हो सकता है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के अंदर जो बॉडी है वो तो सब सेम है। सभी लोग तो ह्यूमन बीइंग ही है, सभी लोग तो एक जैसे ही सांसें लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग इसको। ऑल द सोल्जर्स आर आवर ब्रदर्स एज वी ऑल वॉक अपॉन द सेम अर्थ, एंड आफ्टर आवर डेथ वी ऑल शैल लाई इन द ग्रेव ऑन द सेम अर्थ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट टू लाइन्स इस स्टैंजा में लिखा है कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच ऑल वी ऑल शैल लाई। मीन्स हम सभी जो सोल्जर्स हैं, चाहे वो इस कंट्री के हो या उस कंट्री को हो, ये सभी जो है हमारे ब्रदर्स है और सभी इसी अर्थ पर चलते हैं, और मरने के बाद सब लोग इसी अर्थ में दफना दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे या पानी में बहा दिए जाएंगे। मतलब जिसका जैसा कस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सबको इसी अर्थ में एक दिन खत्म होना है। चलिए अब हम लोग अगला स्टैंजा देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय व्हाट्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वर्ड्स हार्वेस्ट को और स्टार्व्ड को। तो हार्वेस्ट का मीनिंग होता है जो गैदर्ड क्रॉप्स और फ्रूट्स, जो हम लोग फसल कटने के बाद जो फसल को हम लोग गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, या फ्रूट्स को इकट्ठा करते हैं, उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। और स्टार्व्ड का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ फूड, मतलब खाने से वंचित हो जाना, दूर हो जाना, यानी एक्सट्रीमली हंग्री हो जाना, भूखमरी की स्थिति होना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्व्ड। अब चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। In this stanza, the poet highlights the fact that all people, regardless of their nationality or culture, मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे उनकी जो भी कल्चर हो, संस्कृति हो, या उनकी जो भी नेशनैलिटी हो, require the same basic elements of life to survive. उन सभी को बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ चाहिए, मतलब जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, जो मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए जीने के लिए, वो सबका एक समान होता है। जैसे कि हमें जीने के लिए वो एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, चाहे कोई उस कंट्री में रहता हो या इस कंट्री में रहता हो। वहां कहते हैं ऑथर कि वी ऑल डू फार्मिंग पीसफुली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस। हम लोग जब शांति होती है, हर जगह शांति होती है, कोई टेंशन नहीं होता, तो सब लोग अपना पीसफुली
फार्मिंग करते हैं, फसल उपजाते हैं, चाहे उसमें फल हो या अनाज हो, और सब लोग चैन से हम लोग बैठकर उसको खाते हैं. When there is no war, we eat gathered crops of fruits given to us by nature. But author ये भी कहते हैं, by war is long's winter starved. अब वो कहते हैं कि we are deprived of food and become malnourished during wars and winter time in the same way as those belonging to other countries. कह रहा है कि अगर वॉर हो रहा हो या विंटर टाइम हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो, बर्फ पड़ रही हो, तो इन दोनों सिचुएशंस में इंसान को फूड के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है. दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि आप घर से निकल नहीं पाते कि कब आपके ऊपर बम गिर जाएगा. सो ऐसे सिचुएशंस में अगर हमारे यहाँ वॉर है, हम जितनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो किसी दूसरे कंट्री में अगर वॉर है तो वो लोग भी तो वहां सेम प्रॉब्लम फेस करते होंगे. इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम, उनको भी उस वक्त फूड मिलने में काफी मुश्किल होती होगी. एंड देन ऑथर सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर द सेम एज आवर्स, उनके हाथ भी तो हमारे हाथ जैसे ही है. दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं वो लोग भी उतनी मेहनत करते हैं. We can learn about the lives of others by reading the lines on their hands, which symbolizes the hard work. कहते हैं किसी के हाथ के लाइंस को देखकर हम उसके जीवन के बारे में जानते हैं. तो यहाँ पे जीवन के बारे में मतलब प्रिडिक्शन नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है. मतलब वो हाथ के लाइंस बताते हैं कितने हार्ड हो गए हैं, सख्त हो गए हैं हमारे स्किन. ये बताते हैं कि इंसान कितना मेहनत करता होगा अपने जीवन को चलाने के लिए. So this symbolizes the hard work and effort they have put into their lives. अब क्वेश्चन आ सकता है आपका कि रीडिंग देयर लाइंस का क्या मीनिंग है. तो हम लोग कह सकते हैं इट सिंबलाइजेस द हार्ड वर्क एंड एफर्ट वी द पीपल पुट इनटू आवर लाइफ. अब चलती है हम लोग अगले स्टैंजा पे. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स एंड वेक और स्लीप एंड a strength that can be won by love. The poet here emphasizes, मतलब वो जोर देकर कहते हैं that people from different nations and cultures share the same biological needs and experiences. मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे इधर यहाँ के हो या दूसरे कंट्री के हो, सभी का जो बायोलॉजिकल नीड्स है वो और एक्सपीरियंसेस है वो सभी का सेम है. यानी कहने का मतलब है कि सभी को सोना है और सभी को जागना है. मतलब सोना सबकी जरूरत है और जागना भी सभी की जरूरत है. ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के आदमी के लिए तो सोना और जागना जरूरी नहीं है, सबके लिए है. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. एक लाइन और जो उन्होंने कहा है, द स्ट्रेंथ, द फ्रेज है ना, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव emphasizes the power of love. इसका मतलब है कि प्यार में इतनी ताकत होती है क्योंकि एक यूनिफाइंग फोर्स होता है. अगर प्यार से कोई इंसान बात करे एक दूसरे के साथ तो इसमें इतनी ताकत होती है कि सभी को जोड़कर एक बना देता है. यूनिफाइंग फोर्स होता है लव में. That can win the hearts of even powerful और ruthless people. मतलब अगर प्यार दिखाए, कोई किसी को प्यार दे, प्यार से समझाए, तो जो रूथलेस का मतलब जो निर्दयी इंसान होता है, जो बहुत कठोर दिल वाला इंसान होता है, जो बहुत ताकतवर इंसान होता है, उसका भी दिल हम लोग जीत सकते हैं. यानी ताकत को भी प्यार से जीता जा सकता है. द लाइन्स इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड अंडरस्कोर द आइडिया. अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट. ये इस बात पर जोर देता है that despite cultural and linguistic differences our life is common. ऑथर कहना चाह रहे बहुत अच्छी बात कि हमारी भाषा अलग है, बोली अलग है, रंग अलग है, पहनने का तरीका अलग है, खाने का मेन्यूज अलग अलग है, लेकिन लाइफ हमारे इंसान का सभी का तो कॉमन ही है. लाइफ कॉमन है कहने का क्या मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन लाइफ हियर. तो ऑथर कहना चाहते हैं कि वी द पीपल शेयर द बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. हम लोग सभी लोग चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हो, सभी लोग बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं. और वो क्या है, जैसे बर्थ, डेथ, लव, लॉस, जॉय, पेन. एंड इफ वी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड देम
देयर विल बी नो फाइट्स और वॉर्स। मतलब सभी के साथ तो बर्थ और डेथ और लव, लॉस, जॉय, पेन सबके साथ तो जुड़ा हुआ है ना। कोई से बचा है क्या कि कोई डेथ से बच जाएगा या कोई बर्थ से बच जाएगा, कोई लव से बच जाएगा, कोई लॉस से बच जाएगा, कोई प्रॉफिट से बच जाएगा, कोई पेन से बच जाएगा। इंसान कोई किसी चीज से बच नहीं सकता। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है जब जो सबको एक्सपीरियंस करना ही करना है एक ना एक दिन। तो जब हम लोग सभी एक जैसे हैं, हमारी बेसिक और बायोलॉजिकल नीड्स भी एक जैसी है, तो अगर क्यों ना हम लोग इस बात को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम इसको क्यों नहीं समझ पाते। ऑथर कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो कोई फाइट सी नहीं होगी और कोई वॉर सी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगला स्टैंजा में देखते हैं। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn। ऑथर बहुत अच्छी लाइन कहते हैं। डिस्पजेस का पहले मीनिंग समझ लीजिए, मतलब डिग्रेड करना अपने आप को या डिप्राइव करना, किसी चीज से वंचित कर देना, दूर रखना किसी चीज से। डिफाइल का मतलब मेक डर्टी, पल्यूट। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ का मतलब वायलेट द प्योरिटी ऑफ, मतलब किसी चीज की शुद्धता को, पवित्रता को दूषित कर देना, प्रदूषित कर देना, खत्म कर देना। बिट्रे का मतलब चीट होता है और कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज होता है। In this stanza, the poet suggests that hate is often something that is taught or propagated by those in power or authority। बोला नफरत, हेट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हमेशा वो लोग बात करते हैं जो पावर में होते हैं। यानी शायद ऑथर का इशारा पॉलिटिशियंस की ओर है, या शायद पॉलिटिशियंस का इशारा आर्मी का जो जनरल होता है, जो किसी देश को रूल कर रहा होता है, उसके कब्जे में देश होता है, शायद उसकी ओर है। तो वो लोग कहना चाहते हैं कि ये लोग हमेशा हमें हेट करना सिखाते हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मतलब दुष्प्रचार करते हैं कि वो लोग हमारा दुश्मन है, वो लोग हमारा दुश्मन है, उसको मार दो। इन लोगों के लिए, मतलब दोज हु आर इन पावर, इन लोगों के लिए हेट वर्ड जो है इट इज अ टूल, ये एक टूल है यूज टू डिवाइड पीपल एंड क्रिएट कन्फ्लिक्ट। इनका काम है लोगों को डिवाइड कर देना और कन्फ्लिक्ट मतलब हम लोगों के आपस बीच में तनाव पैदा कर देना, झगड़े लगा देना। ऑफन टू प्रमोट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन आ सकता है कि वो लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, उसको प्रमोट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। एंड वेन वी हेट अदर्स, और लाइन ऑथर बहुत अच्छा कहते हैं कि वेन वी हेट अदर्स वी आर अल्टीमेटली हार्मिंग आवरसेल्व्स एज वेल। मतलब एक दूसरे से जब हम लोग नफरत शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो सिर्फ उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा करके हम अपने आप का नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाय रिजेक्टिंग आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, हम लोग का ह्यूमैनिटी जो है वो कॉमन है, शेयर्ड है, और इस फीलिंग को रिजेक्ट अगर हम लोग करते हैं, वी आर बिट्रेइंग और क्रिटिसाइजिंग द वेरी वैल्यूज ऑफ कंपैशन एंड वननेस दैट मेक अस ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा करके ऑथर कहना चाहते हैं कि हम लोग उस वैल्यू को चीट कर रहे हैं, उस कंपैशन वर्ड को जिसको काइंडनेस बोलते हैं, दया बोलते हैं, इस वर्ड को हम लोग चीट कर रहे हैं। और इस वननेस को, एक वननेस वाली जो फीलिंग होती है कि सब लोग एक समान है, सभी भाई भाई हैं, इस फीलिंग के साथ हम धोखा कर रहे हैं। और जिस इंसान के पास ये फीलिंग नहीं होती तो फिर वो इंसान कैसे हो सकता है। यही तो है कंपैशन, काइंडनेस और वननेस जो हमें इंसान बनाता है, नहीं तो हम जानवर नहीं कहलाते। तो ऐसा कर कर हम खुद अपने आप से चीट कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। Further, he says that the planet we inhabit is not just a physical space। वो ह्यूमन अर्थ उन्होंने एक लाइन यूज किया है, आपको फिर से मैं एक लाइन दिखा दूं। It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। Remember, no men are foreign and no country is strange। यहां पर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि ये जो हम लोग अर्थ है जिसपे हम लोग इनहेबिट मतलब रहते हैं, इज नॉट जस्ट अ फिजिकल स्पेस, ये एक फिजिकल स्पेस सिर्फ नहीं है, बट ऑल्सो अ सोशल एंड कल्चरल वन दैट इज शेप्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जिसको हमने ह्यूमन एक्टिविटी से एक शेप किया है, एक आकार दिया है। When we engage in violent conflict, we not only harm each other, but also the environment and the natural world around us। हम लोग जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो सिर्फ एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, आसपास के एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे आसपास के एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं? द यूज ऑफ फायर वेपन्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड रिलीजिंग टॉक्सिक केमिकल्स एवरीवेयर। मतलब फायर वेपन्स का यूज करके, बम का इस्तेमाल करके, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, और टॉक्सिक मतलब पॉइजनस होता है, पॉइजनस केमिकल्स को हम लोग रिलीज करते हैं फैक्ट्रीज से एवरीवेयर। तो ये सब लोगों ने मिलकर इस
इस एनवायरमेंट को एक्चुअल में एनवायरमेंटल हेल बना दिया है। एंड दिस हेल हैज बीन क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स ओनली, और ये हेल सिर्फ हमने ही बनाया है, नेचर ने नहीं बनाया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोएम अच्छा लगा होगा। अब जल्दी से 2 मिनट में जिसका बस हम लोग फिगर ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली एट द स्टार्ट ऑफ द टू वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स में देखेंगे बी और बी साउंड रिपीट हो रहा है। Personification, giving human qualities to non-human beings is called personification. The line "Our hells of fire and dust outrage the innocence of air." अब इस लाइन में कहा गया है कि एयर इनोसेंट है, तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी जैसा बताया गया है, सो ये लाइन पर्सोनिफिकेशन है। ट्रांसफर्ड एपिथेट पे चलते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। एग्जांपल पीसफुल हार्वेस्ट। आप देखेंगे क्या हार्वेस्ट पीसफुल हो सकता है? नहीं। तो पीसफुल एक्चुअली सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस को बताया गया है। सो इसलिए यहाँ पर जो है पीसफुल हार्वेस्ट जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट है। पीसफुल का पर्पस हार्वेस्ट को डिस्क्राइब नहीं करना था, किसी और नाउन को डिस्क्राइब करना था, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट है और कंडीशन है हमारा। इमेजरी, इट इज समथिंग व्हेन वी पिक्चराइज इन आवर माइंड। जैसे कि देयर हैंड्स आर आवर्स एंड देयर लाइंस वी रीड। हम लोग जब ऐसा बोलते हैं लाइन, तो मन में एक पिक्चर उभर कर आता है कि कोई अपना हाथ दिखा रहा है, कैसा है, नहीं है। तो ऐसे लाइंस को हम लोग इमेजरी बोलते हैं। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। जैसे बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। आप देखेंगे यूनिफॉर्म्स बोलकर बेसिकली ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं मिलिट्रीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। सो यूनिफॉर्म का कंपैरिजन मिलिट्री ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से किया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेटाफर। और रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स टू फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। जोर देने के लिए जब वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग उसको रिपीटिशन बोलते हैं। जैसे रिमेंबर, रिमेंबर बार बार इसमें यूज हुआ है, सो दिस इज रिपीटिशन। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका सारा क्वेश्चन आंसर भी इसमें डाल दिया है, नीचे आप देख सकते हैं। आप इसको चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और मैंने इसका पीडीएफ फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी